नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। आपका स्वागत करते हैं। यार ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं किस चैनल पे आप आ रहे हैं। बस ये आपको कहेंगे कि यहाँ आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको इंडियन इकोनॉमी मतलब भारतीय अर्थशास्त्र पढ़ाने वाले हैं। बिल्कुल यार, इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगी। स्लाइड्स बिल्कुल रेडी हैं, इंग्लिश में भी है तो हिंदी में भी है। और यार ये सब मैं ना एक आपको कलेक्ट करके दूंगा, बिकॉज अगर मैं अभी से हाँ, लेकिन आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लो। टेलीग्राम पे जुड़ भी जाओ। जो इसका टेलीग्राम डाउनलोड है तो ग्रुप को ज्वाइन कर लो। और ज्वाइन करने के बाद जैसे इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट होगी आपको वहीं पे मिल जाएगा, क्योंकि यार मैं यहाँ पे आपको पता ना, यहाँ पे हिसाब किताब अलग है। जो वहाँ पे जुड़ेंगे वो अपने बंदे होंगे। तो इंडियन इकोनॉमी चालू करते ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते, भारतीय अर्थशास्त्र चालू करते हैं। मैं समझाऊंगा, ये पूरा देखो, ठीक है। तो चालू करते हैं। यार देखो, इंडियन इकोनॉमी की बात की डेफिनेशन सुन लो, ज़्यादा जरूरी है नहीं बट सुन लो यार। एंड इंडियन इकोनॉमी बेसिकली इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इकोनॉमी मतलब क्या होता है कि वो ये बताता है कि आपके देश में, आपके राज्य में, आपके देश में किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का कितना प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब किसी भी गुड्स एंड सर्विस कितना उत्पादन हो रहा है। किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज मतलब किसी भी गुड एंड सर्विसेज की मैंने उत्पादन बताया, और किसी गुड्स एंड सर्विसेज की कितनी खपत हो रही है, कितनी कंजम्पशन हो रही है, उसके बारे में हमें बताता है। हाँ ठीक है। तो मतलब बेसिकली क्या बताता है कि आपके कंट्री में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनका कंजम्पशन कितना रहा, मनी का सप्लाई कैसे चल रहा है। ठीक है। और आपको पता है हमारी इंडियन इकोनॉमी भाई दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। ठीक है। हाँ मुझे पता है 2 बार रिपीट हो गया, बट ठीक है, आपके लिए फायदा तो बड़ा पढ़ लोगे। तो करंट देखेंगे यार, इंडियन इकोनॉमी, हमारी इंडियन इकोनॉमी, देखो इकोनॉमी ओवरऑल वर्ल्ड देखें तो बहुत टाइप की होती है यार। कोई गवर्नमेंट इकोनॉमी होती है, प्राइवेट इकोनॉमी होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है। बट अपनी इंडियन इकोनॉमी कैसी वो देखो। अपनी इंडियन इकोनॉमी एग्रीगेन इकोनॉमी भी है, मिक्स्ड इकोनॉमी भी है और डेवलपिंग इकोनॉमी भी है। एग्रीगेन इकोनॉमी की भैया अगर आज तक भी देखो, 6 डेकेड्स की मैं बात नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंस से भी पहले देखोगे, इंडिपेंडेंस के बाद भी देखोगे। हाँ इंडिपेंडेंस के बाद में कुछ 3 4 5 6 साल थे जहाँ पे थोड़ा लड़खड़ाई थी, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन में हमारी एग्रीगेन इकोनॉमी मतलब हमारी जो एग्रीकल्चर है वो मतलब 50% लगभग बोला जाए तो कंट्रीब्यूट करता है। किसमें? हमारे जीडीपी में हमारे कंट्रीब्यूशन करता है। तो मतलब आप ये समझो कि हमारे डेवलपमेंट में मैक्सिमम जो पोर्शन हमारी इकोनॉमी में, मैक्सिमम पोर्शन जो है वो कंट्रीब्यूट कौन करता है? हमारा एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है। देखो हिंदी में भी ऐसा भाई नहीं है, ठीक है। देखो भैया करता है ना। तो बस आपने देखा ना यार, एग्रीकल्चर मतलब कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप कभी भी यार नोटिस करना कि सरकार, कोई भी नई नई सरकार आ रही है, कोई भी आपकी प्रेजेंट सरकार है, वो हर जो योजनाएं लाती है वो कहीं ना कहीं मतलब ज़्यादातर जो होगी वो इन्हीं से रिलेटेड होगी। क्यों? क्योंकि यार इनको प्रायोरिटी दी जाती है कि सरकार को पता है कि यार जब हमारे देश में जो इतना बड़ा पोर्शन, इतना बड़ा चीज़ कंट्रीब्यूट कर रही है हमारी इकोनॉमी में, लगभग 48% मतलब कंट्रीब्यूट करना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। कि अगर आप यूएसए का देखोगे, जो डेवलप नेशंस हैं, डेवलपमेंट कंट्री हैं, उनका देखोगे तो यार उनका कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर में बहुत, मतलब उनकी जो वहाँ पे है वहाँ पे एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं होता। हमारे इंडिया का बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए कोई भी योजना होती है कहीं ना सब ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं से कनेक्ट होती हैं। क्यों? और प्रायोरिटी भी इनको दी जाती है। और अगला, हमारी इंडियन इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी क्यों कहलाती है? क्योंकि भैया हमारे यहाँ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर का बोथ रोल होता है, इसलिए हमारी इकोनॉमी मतलब मिक्स इकोनॉमी कराती है। बट ये भी बोला गया, आने वाले साल कुछ ये देखा गया है कि जब लिबरलाइजेशन आता है, जब प्राइवेट सेक्टर को कुछ कंट्रोल ज़्यादा मिलने लगते हैं, तब ये देखा गया हमारी इंडियन इकोनॉमी एक कैपिटलिस्टिक मार्केट इकोनॉमी की तरफ भी जा रही है, धीरे धीरे जा रही है, बट जा रही है वहाँ पर। और इंडिया को अगर हम डेवलपिंग इकोनॉमी बोलेंगे तो कैसे क्या कैसे उसके फैक्टर्स होते हैं। तो अगर देखोगे तो एक तो देखी जाती है नेशनल इनकम, यानी इस कंट्री की नेशनल इनकम कैसी है, इसकी पॉवर्टी कैसी है, मतलब गरीबी दर कैसा है कि भाई कितना लोग गरीब हैं, कितने लोग नहीं हैं। यार लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की दर कितनी है, भाई ज़्यादा है कम है, अभी तो देख रहे हो बढ़ रही है, तो किसी टाइम कम भी होती है, तो वो चीज़ नोटिस किया जाता है। यार एक पर्सन है, आपके यहाँ पे जो जितनी इनकम हो रही है भाई, उसमें आप खर्च कितना करते हो, कितना बचा, तो ये देखा जाता है। पॉपुलेशन कितनी है यार, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हो रहा है, इसी को देख के एक कंट्री को डेवलपिंग इकोनॉमी बोला जाता है। ठीक है, देखो पूरा यार। और कुछ फैक्टर्स है जो लीड है करेक्टर्स जो इंडियन इकोनॉमी है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी लीड है, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी टेरिटरी और टेरिटरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जो लीड होता है एग्रीकल्चर के, सेकेंडरी सेक्टर जो लीड होता है इंडस्ट्री के, मैन्युफैक्चरिंग के, इलेक्ट्रिसिटी के, टेरिटरी सेक्टर जो होता है वो लीड होता है बिजनेस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विसेज के। ठीक है। कुछ फॉलोइंग फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं एक डेवलपिंग कंट्री के दिखाने के, जैसे भाई उसके नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हैं, कैपिटल गेन क्या है,
कितने परसेंट स्किलफुल लेबर फोर्स है, सरप्लस सेल कितनी होती है एग्रीकल्चर पे। फॉर एग्जांपल यार आप जैसे एक गेहूं का बोरा है, ठीक है, पहले मान लो, ठीक है, गेहूं का एक बोरा है और आप गेहूं का बोरा मतलब मान लो वो 100 रुपये का है और यार आप उसको सेल कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने सेल की कीमत लगाई कि भाई मैं इसको 200 रुपये बेचूंगा और बिक जाए 300-400 में, तो यार एक देखा जाता है कि कितना सरप्लस सेल हो रहा है। भाई हमने सोचा इतना हो रहा है, कभी कहते हैं मतलब कभी देखते हैं कि हम बिजनेस कर लेते हैं, हमने सोचा कुछ होता है तो ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। तो ठीक है, ऐसा बोला था भाई। जस्टिफाई करो भाई, सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, पॉलिटिकल फ्रीडम मिलनी चाहिए, करप्शन भाई फ्री होना चाहिए आपकी कंट्री, टेक्निकल नॉलेज होने चाहिए, जनरल एजुकेशन होनी चाहिए, तब इस कंट्री को डेवलपिंग कंट्री बोला जाता है। इसलिए ये फैक्टर्स देखे जाते हैं, ठीक है। हाँ, ये कुछ रह गया, ये हिंदी में इसको कन्वर्ट कर, तो मैंने कहा था इकट्ठा करके मैं आपको पूरा कन्वर्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हम पे छोड़ो, अब एग्रीकल्चर लैंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो बहुत सारे एग्रीकल्चर बोर्ड है भैया, देखो ये होता है कंटेंट, रिच कंटेंट, रिच फुल कंटेंट, ठीक है, आप सबके लिए, ठीक है यार, आप सबके लिए ये चीज़ें। देखो पहला बोर्ड बनाया जाता है कॉफ़ी बोर्ड। कॉफ़ी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, कर्नाटका के बेंगलुरु में। कौन सा एक्ट है, कॉफ़ी एक्ट 1942 के तहत। रबर बोर्ड बनाया जाता है केरल के कोट्टयम में है, रबर एक्ट केरल 1947। टी बोर्ड बनाया जाता है वेस्ट बंगाल के कोलकाता में है, टी एक्ट 1943। टोबैको बोर्ड बनाया जाता है गुंटर आंध्र प्रदेश, टोबैको एक्ट 1975। द स्पाइस बोर्ड बनाया जाता है केरल के कोची में, स्पाइस एक्ट 80 यार ये ना मुझे लगता है 1886 है या 1860, क्योंकि मैं कोई आदमी इसको जो एरर है इसको मैं ठीक कर दूंगा, 180 जो भी है मैं इसको ठीक कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है मेरे से, जो मैं देख लूँ, लेकिन आपको मैं वो आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। फिर अगला आता है नेशनल मीट एंड पोइट्री प्रोसेसिंग बोर्ड, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, 26 दिसंबर 2008, ठीक है, एक्ट है। इंडियन ग्रेप प्रोसेसिंग बोर्ड महाराष्ट्र के पुणे में है, 2 जनवरी 2009, ठीक है। तो ये मैंने देखो हेडक्वार्टर बता दिया यार, इतना तो मुझे लगता नहीं है कि यार आपको बहुत अच्छा, मैं जो पॉइंट मुझे लग रहा है कि ये बन सकते हैं कि पूछ ले कॉफी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, कौन सा एक्ट है, ठीक है। तो अब मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ जो मुझे लगता है पेपर में जरूर आ जाएंगे, ये उठ के आएंगे, मेरे दिल से बोल रहा हूँ, देखो इंग्लिश में भी है, देख लो, देखो तुम मेहनत, देखो तुम, ठीक है, मेहनत देखो बस। ये इसके लास्ट में भी खत्म कर रहा है, ठीक है, बहुत बड़ा मत देखो, बहुत जल्दी खत्म करा दूँ। कमर्शियल क्रॉप बेसिकली क्या होते हैं, कमर्शियल क्रॉप्स आर दोज क्रॉप विच आर प्रोड्यूस फॉर ट्रेड पर्पज, मतलब ऐसे क्रॉप जो फार्मर प्रोड्यूस तो कर रहा है, खुद के कंजम्पशन के लिए नहीं कर रहा, वो ट्रेड पर्पज के लिए कर रहा है। जैसे आप देख सकते हैं ऑयल सीड्स क्रॉप्स हो गए, शुगर क्रॉप्स हो गए, फाइबर क्रॉप्स हो गए, नारकोटिक क्रॉप्स हो गए। नारकोटिक क्रॉप्स कौन से होते हैं, जैसे फाइबर मसाले हो गए, नशीली फसलें हो गई, ठीक है, ठीक है, नारकोटिक ब्यूरो वैसे जो बना है, बेवरेज क्रॉप्स हो गए। तो अगर एमएसपी है, तो एमएसपी बेसिकली क्या होता है, सबको अब एमएसपी इतना चर्चे में सबको ही पता लगा, जिसको नहीं पता सुन लो भाई, वो प्राइस जिसपे गवर्नमेंट कहते हैं कि भाई फार्मर से कि हम इतने पे खरीदेंगे। फिर अगला आता है कुछ बोर्ड्स बनाए गए थे जहाँ पे भाई फार्मर से कुछ सरकारी बोर्ड बनाए गए कि यार जैसे कुछ सरकारी वेयर हाउसेज देखे होंगे आपने कि यार बनाए जाते हैं कि यार जैसे फार्मर से उनका भाई जो है वो गवर्नमेंट स्टोर कर पाए। उनकी हालत तो वैसे बहुत खराब चली, लेकिन उनके लिए भी सरकार सोच रही है, इनको भी डेवलप करेगी और एक स्टैंडर्ड लेवल पे डेवलप करेगी, बहुत जल्दी अब उनमें चेंज आते देखोगे। तो कौन कौन से बोर्ड है देखो, जैसे है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट एंड वेयर हाउसिंग बोर्ड, स्टैब्लिश होता है 1956 को। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश होता है 1957 को, और ये स्टे ही नहीं है, ये स्टेट है, स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, वो मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक, मैं ही कर रहा हूँ टाइपिंग, टाइपिस्ट तो है नहीं, तो समझा करो ना। तो अगला था ग्रीन रेवोल्यूशन। देखो था जो ग्रीन रेवोल्यूशन का क्रेडिट दिया जाता है ना यार, बेसिकली दिया जाता है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को, बट हम उनका ही कंट्रीब्यूशन नहीं मान सकते, बेसिकली हम मान सकते हैं एम एस स्वामीनाथन, जिनका भी इनके साथ ही उतना रोल माना जाता है। मतलब भारत में हरित क्रांति का श्रेय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को दिया जाता है। हालांकि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का योगदान कम नहीं है, लेकिन इसका नाम अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गोडे का योगदान, बेसिकली हम सब मानते हैं कि इनका नाम बहुत चर्चित है डॉक्टर विलियम गोडे का, लेकिन अगर हम समझें ग्रीन रेवोल्यूशन का अगर ही बोले डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, अगर इंडियन साइंटिस्ट पूछ ले तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को बोल सकते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली कभी भी कवर नहीं करता है बेयरली, रैगी एंड माइनर माइंड्स को, मतलब हरित क्रांति मुश्किल से कवर नहीं किया था क्या, रागी और छोटे बाजार, ठीक है। और ग्रीन रेवोल्यूशन वाज कंफाइंड ओनली बेसिकली इसमें हाई यील्डिंग वैरायटी, कि भाई आप जो सीड्स करो उसकी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का हम देखो, तब से बेसिक किस पे फोकस इन्होंने किया था, राइस, व्हीट और मेज ज्वार के ना फोकस किया था। और बेसिकली द टेंथ प्लान वाज द फर्स्ट प्लान ऐसा है जिसमें टारगेट कभी भी, आपने देखा होगा कि जितने भी प्लान्स आए हैं फर्स्ट ईयर 5 ईयर में, जितने भी प्लान आए 10th प्लान 12th प्लान जितने भी हैं, उनमें कहीं ना कहीं टारगेट रखा जाता है भाई एग्रीकल्चर में, लेकिन पहला था जहाँ क्रॉप प्रोटेक्शन का, इसी 10th प्लान में कोई टारगेट नहीं रखा गया था। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है।
आपको पता है भाई इंडिया इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग द कंट्री है। तो ये रेवोल्यूशन देखो, हम लोग बहुत पता बोलते हैं वाइट रेवोल्यूशन, नहीं भाई, इसके लिए ऑपरेशन रखा जाता है कि भाई हमारे मिल्क प्रोडक्शन की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए तो एक रेवोल्यूशन चलाया जाता है वाइट रेवोल्यूशन। तो बेसिकली होता है भाई अगर हमें वाइट रेवोल्यूशन लाना तो हमें लाना पड़ेगा ऑपरेशन फ्लड, जैसे फ्लड नहीं तो भाई सुनामी फ्लड आ रहा है, तो वैसे हमें मिल्क का फ्लड लाना पड़ेगा। तो इन मिल्क प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री इन द शेयर ऑफ क्या है भाई, बेफेलो काउ एंड गॉड 50% 45% बढ़ने लग गए। और फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड किसको बोलता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को बोला जाता है। द ऑपरेशन फॉर फ्लड वॉज द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ द वर्ल्ड। इट वॉज स्टार्ट किसने किया था, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने 1970 में किया था। अच्छा, येलो रेवोल्यूशन भी एक आता है, वो होता है भाई ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए लाया जाता है। ब्लू रेवोल्यूशन भी लाया जाता है भाई फिश की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए लाया जाता है। असम आपको पता है बिगेस्ट टी प्रोड्यूसर इन द कंट्री। इंडिया की 6th रैंक आती है वर्ल्ड कॉफी प्रोडक्शन में। और क्यूबा जिसको हम शुगर बाउल बोलते हैं ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, शुगर इस किससे बना होता है, बीट रूट से बना होता है। इंडिया फर्स्ट पोजीशन रखता है दुनिया में शुगर केन की प्रोडक्शन और शुगर की प्रोडक्शन के लिए। नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम